इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को मैंने पहले भी एक वीडियो में समझाया है। उसके 2 पार्ट्स अपलोड किए थे, लेकिन पहले मैं केवल लाइन बाय लाइन चीज़ों की हिंदी बता रहा था। लेकिन इस बार मैं पूरे डिटेल में एनालिसिस के साथ समझाने वाला हूँ। ये इस चैप्टर का पहला पार्ट है। इसके बाद और भी पार्ट्स आएंगे जिसमें कि हम लोग पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। हमारा हर चैप्टर उसके राइटर के इंट्रोडक्शन के साथ शुरू होता है। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को महात्मा गांधी के एक निबंध से लिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग महात्मा गांधी के इंट्रोडक्शन को समझने के साथ शुरू करेंगे। तो हमारे टेक्स्ट बुक में महात्मा गांधी के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो है मोहनदास करमचंद गांधी 1869-1948, popularly known as Bapu or the father of the nation, was more a spiritual leader than a politician। यहाँ समझने वाली 2-4 बातें हैं। सबसे पहले तो ये 1869-1948 जो टर्म्स दिया गया, इन दोनों टर्म्स को अभी ही क्लियरली समझ लेते हैं हम लोग, ताकि आगे के चैप्टर्स में कोई कंफ्यूजन ना रहे। जब भी किसी नाम के साथ इस पैरेंथेसिस के बीच में हमारे पास 2 ईयर्स दिए गए हों, तो ये एक उनके जन्म का समय होता है और एक उनकी मृत्यु का। तो यहां पर यह पता चल रहा है कि मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 1869 में हुआ था, एग्जैक्ट डेट क्या थी तो 2 अक्टूबर 1869, और इनकी डेथ 1948 में हुई, यानी कि 30 जनवरी 1948 को। तो यहां तक में इंफॉर्मेशन हुआ हमारे पास गांधी जी के बारे में, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 1869 में हुआ और उनकी मृत्यु 1948 में हुई। पॉपुलरली, पॉपुलर होता है लोकप्रिय, जो लोगों के बीच में बहुत ही फेमस हो। तो पॉपुलरली यानी कि लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाने जाते थे? एज अ बापू, बापू के नाम से जाने जाते हैं। और इन्हें द फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है, यानी कि राष्ट्रपिता। नेशन यानी राष्ट्र और फादर यानी पिता, तो राष्ट्र के पिता यानी राष्ट्रपिता। वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। देखो यहाँ पर लीडर शब्द जो दिया गया है, लीडर का अर्थ होता है नेता। नेता लीड शब्द से बना है। लीड का अर्थ होता है नेतृत्व करना। नेतृत्व करना मतलब किसी की भी, जब हम लोग किसी भी गोल की तरफ चल रहे हैं तो जो आगे चल रहा होता है वो होता है नेतृत्व करने वाला। तो जो नेतृत्व करने वाला है वो लीडर कहलाता है। तो अब 2 तरह के लीडर्स की बात हो रही है, एक तो कह रहा पॉलिटिशियन और एक स्पिरिचुअल लीडर। तो स्पिरिचुअल का मतलब क्या हुआ? जो कि स्पिरिट से रिलेटेड हो, यानी हमारी आत्मा से रिलेटेड, हमारी रूह से रिलेटेड। तो आत्मा से रिलेटेड का अर्थ क्या हुआ कि ऐसा नेता जो हमें केवल सामाजिक रूप से या हमारी आम जिंदगी में हमारी मदद न करता हो, बल्कि हमें आध्यात्मिक रूप से, हमें आत्मा के स्तर पर बेहतर बनाने का नेतृत्व करता हो। यानी गांधी जी को एक स्पिरिचुअल लीडर कहा गया है, बजाय इसके कि हम उसे केवल पॉलिटिकल लीडर माने। पॉलिटिशियन यानी कि जो राजनीति वगैरह करते हैं, पॉलिटिक्स शब्द से बना है पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से बना पॉलिटिशियन। ओके, तो यहां तक में हमने समझा कि गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ, उनकी डेथ 1948 में हुई। उन्हें लोकप्रिय रूप से बापू कहा जाता था या फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्रपिता कहा जाता था। और ये एक कोई राजनेता की तुलना में एक आध्यात्मिक नेता अधिक थे। इसके बाद इस चैप्टर में जो बात कही गई है वो है कि ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। सक्सेस का मतलब होता है सफलता, सक्सेसफुली यानी सफलतापूर्वक, यानी कि उन्होंने सफलतापूर्वक यूज्ड यानी इस्तेमाल किया। क्या चीज का इस्तेमाल किया? ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। बचपन से सुनते आ रहे होगे, सत्य और अहिंसा। वायलेंस का अर्थ होता है हिंसा, मारकाट वगैरह जो मचाते हैं, यानी किसी को भी दुख पहुंचाना, यानी कि वायलेंस कहलाता है। तो नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, और ट्रुथ तो जानते हैं हम लोग सच्चाई को कहते हैं। तो उन्होंने सच्चाई और अहिंसा का, सत्य और अहिंसा का चीफ वेपन के रूप में इस्तेमाल किया। किसके खिलाफ? ब्रिटिश रूल के खिलाफ। कहां? इंडिया में। तो चीफ वेपन का मतलब क्या हुआ? वेपन कहते हैं हथियार को। तो उन्होंने सत्य और अहिंसा का इस्तेमाल एक मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। और किसके खिलाफ इस्तेमाल किया था? तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ। यहां रूल का अर्थ है शासन, यहां नियम नहीं है। मतलब नियम भी होता है, जैसे कि हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए, इस तरह से। तो यहाँ ब्रिटिश यानी अंग्रेजी शासन, ब्रिटेन से बना हुआ ये शब्द है ब्रिटिश। जो ब्रिटेन के लोग थे उन्हें ही ब्रिटिश कहा जाता था। और यहाँ पर बात कही जा रही है कि ये जो उन्होंने हथियार इस्तेमाल किया भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ, किस चीज के लिए? तो उन्होंने मदद की भारत की। हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। गेन मतलब होता है हासिल करना, प्राप्त करना। तो क्या प्राप्त करने में? तो हमारे यहाँ पर आजादी, इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता मनाते हैं हम लोग, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को। तो ये इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता।
तो इन्होंने क्या किया, तो सबसे पहले सत्य और अहिंसा का इस्तेमाल किया मुख्य हथियार के रूप में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में। किस चीज के लिए? तो भारत को मदद करने के लिए, उसकी आजादी दिलवाने में। इसके बाद जो इस चैप्टर में बात कही गई है कि फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन जनवरी 1948। अब यहां पर समझो, ये कह रहा है फ्रॉम 1915 यानी कि 1915 से, टिल का अर्थ होता है तक। कब तक? तो 1948 तक। 1948 इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि 1948 में इनकी डेथ हो गई थी। तो 1915 से लेकर के 1948 तक कंप्लीटली डोमिनेटेड। डोमिनेट करने का अर्थ होता है हावी होना। जैसे कि तुम्हारे लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होगा जिसकी बात तुम्हें माननी ही पड़ती है, या फिर वो तुम पे हुक्म चलाता है, या फिर उसका बहुत ही ज्यादा कंट्रोल होता है तुम्हारी लाइफ में, तो वो कहलाता है डोमिनेटिंग पर्सन, जो तुम्हारी लाइफ को डोमिनेट करता है, जिसका तुम्हारे ऊपर कंट्रोल रहता है। तो उनका इंडियन पॉलिटिक्स पर पूरा कंट्रोल रहा कंप्लीटली। वो जैसे चाह रहे थे वैसे सब कुछ हो रहा था, लगभग चीजें वैसे ही होती थी। बहुत कम लोग थे जो कि उन बातों को नहीं मानते थे, तो कंप्लीटली वो डोमिनेट करते थे इंडियन पॉलिटिक्स को। और उसके बाद क्या हुआ? ही डाइड एट द हैंड्स, वो मारे गए, वो मर गए। किसके हाथों से? तो एक फैनेटिक के हाथों। फैनेटिक कहते हैं कट्टर को, ऐसा इंसान जो अपने विचारों को लेकर के बहुत ही ज्यादा अडिग टाइप का हो, यानी कि उसके विचारों को बदला नहीं जा सकता। आप कुछ भी कर लो वो वैसा ही रहेगा। कई लोगों को तुम देखते होगे कि हिंदुत्व को लेकर, इस्लाम को लेकर, मुस्लिमों को लेकर के, या जातिवाद को लेकर के बहुत ज्यादा वो लोग दृढ़ होते हैं अपनी बातों पे। वो सुनना ही नहीं चाहते, कि किसी और धर्म की तारीफ नहीं सुनना चाहते, किसी और धर्म के बारे में नहीं सुनना चाहते। तो ऐसा ही एक आदमी था नाथूराम गोडसे। उसके हाथों 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हो गई। आगे चल करके तुम गांधी जी के बारे में जब और डिटेल में पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत कुछ जानने समझने को मिलेगा। इस चैप्टर में मेनली गांधी जी के थॉट्स को दिया गया है। गांधी जी की कंप्लीट लाइफ इतने शॉर्ट में नहीं हो सकती। आगे चल करके इसमें जिक्र भी है तुम्हारे बुक में उनके बायोग्राफी का, ऑटोबायोग्राफी थी उनकी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। उसे जब तुम पढ़ोगे तो फिर उन गांधी जी के बारे में और चीजें पता चलेंगी। वास्तव में ये एक स्पिरिचुअल लीडर थे। और इस चैप्टर में उनके बारे में जो बातें कही गई है उसमें है कि हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, जिसका मैंने अभी जस्ट जिक्र किया था, एंड द न्यूमेरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स reveal him not only as an original thinker but also as a great master of just idiomatic English। अब यहां पर बात हो रही है गांधी जी के बारे में कि हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा। देखो यहां पर बायो का अर्थ होता है जीवन, बायोग्राफी यानी जीवनी, ग्राफ जानते होगे ना कि किसी चीज को स्केच करना, किसी चीज को बनाना। तो जब जिंदगी के बारे में हम लोग लिख रहे होते हैं तो बायोग्राफी कहलाता है, यानी कि जिंदगी को हमने उकेरा है, जिंदगी के बारे में कुछ बातें कही है। ऑटो का मतलब होता है खुद। तो जो कहानी इंसान अपनी जिंदगी की अगर वो खुद लिखता है तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। अगर उसने खुद नहीं लिखा हो तो बायोग्राफी कहलाएगी केवल। मान लो तुम गांधी जी की जिंदगी की कहानी लिखते हो तो वो बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी कहलाएगी। लेकिन अगर गांधी जी ने खुद लिखा है तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाएगी। फ्यूचर में सपोज दैट तुम खुद अपनी जिंदगी की कहानी लिखकर छापते हो तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाएगी। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी जो थी महात्मा गांधी की, उसका नाम क्या था? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग। एक्सपेरिमेंट्स का अर्थ होता है प्रयोग। तो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ एंड द न्यूमेरस, न्यूमेरस का अर्थ होता है बहुत सारे, आर्टिकल्स, लेख, दैट जो कि ही रोट फॉर यंग इंडिया। यहां पर ये जो यंग इंडिया है, ये यंग इंडिया एक न्यूज़पेपर था, ठीक है, एक पत्रिका थी। उस पत्रिका में वो बहुत सारे आर्टिकल्स लिखते थे। एंड द स्पीचेस, और उन्होंने जो भाषण दिए थे, दैट इट डिलीवर्ड ऑन न्यू डिफरेंट ओकेजन्स, बहुत सारे अवसरों पर, ओकेजन कहते हैं अवसर को। तो बहुत सारे अवसरों पर उन्होंने जो भाषण दिया, भाषण देने के लिए यहाँ पर डिलीवर कहलाता है। अगर मान लो कहीं पर तुम इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो या भाषण दे रहे हो तो वहां पर डिलीवर स्पीच होता है। तो उन्होंने जो भाषण दिया बहुत सारे जगह पर, वो रिवील हिम, रिवील का अर्थ होता है उजागर करना, जाहिर करना, उन्हें एक तरह से उद्घाटित करना कि वो कैसे हैं। नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, ओरिजिनल मतलब तो हम लोग जानते हैं वास्तविक, यानी कि असली जो चीज होता है उसको ओरिजिनल बोलते हैं। थिंक मतलब सोचना, और थिंकर यानी सोचने वाला। थिंक यानी विचार करना और थिंकर यानी विचार करने वाला यानी विचारक।
तो वो वास्तविक विचारक भी थे, नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, वो ना केवल एक वास्तविक विचारक थे बल्कि और क्या थे, अ ग्रेट मास्टर ऑफ जस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश। उनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी थी, एक मुहावरेदार अंग्रेजी थी उनकी, बहुत शानदार तरीके से वो अंग्रेजी बोला करते थे और लिखा करते थे। इसके बाद इस चैप्टर में क्या कहा गया कि इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन of Indian civilization, which has successfully withstood the passage of time। तो यहां पर हमारे पास एक वर्ड आया हुआ एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मीनिंग मैंने बता दिया कि इसका अर्थ होता है अंश, यानी किसी चीज का पार्ट। तो ये जो फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट है जो कि हमारे पास चैप्टर के रूप में दिया गया है, क्या चैप्टर है हमारा, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये पार्ट, इस पार्ट में गांधी जी किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो ठोस फाउंडेशन के बारे में। फाउंडेशन का अर्थ होता है बुनियाद, यानी किसी भी चीज का जब तुम बेस तैयार करते हो तो फाउंडेशन, जैसे कि कोर्स वगैरह में भी तुम देखते होगे आईआईटी फाउंडेशन कोर्स, तो फाउंडेशन कोर्स का मतलब क्या हुआ कि आप उसका बुनियाद तैयार कर रहे हैं। इंडियन सिविलाइजेशन वो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंडियन सिविलाइजेशन के ठोस बुनियाद के बारे में, विच हैज सक्सेसफुली विदस्टूड। विदस्टूड का अर्थ होता है बने रहना, सक्सेसफुल यानी सफलतापूर्वक, विदस्टूड डटे रहना, बने रहना, किस चीज के तहत, तो द पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज यानी गुजरना, समय के गुजरने के साथ वो अभी तक सफलतापूर्वक डटा हुआ है। इंडियन सिविलाइजेशन एक ऐसे ठोस आधार पर खड़ा है, उसी ठोस आधार के बारे में बात कर रहे हैं गांधी जी इस पूरे चैप्टर में। यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन की उन बेसिक बातों के बारे में चर्चा होगी जिससे कि ये पता चल जाता है कि आखिर इंडियन सिविलाइजेशन कैसे इतने दिनों तक बरकरार रही है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन which has the tendency to privilege materiality cannot match the Indian civilization that elevates the moral being। यहाँ पर गांधी जी पश्चिमी सभ्यता की बात कर रहे हैं। वेस्ट मीन्स पश्चिम होता है और वेस्टर्न यानी पश्चिमी। पश्चिमी सभ्यता जिसकी की प्रवृत्ति है, टेंडेंसी का अर्थ होता है प्रवृत्ति। किस चीज की प्रवृत्ति है, प्रिविलेज मैटेरियलिटी। वो मैटेरियलिटी यानी कि भौतिकवाद को बहुत तवज्जो देती है। ये कैन नॉट मैच, मैच का अर्थ होता है मिलाना, मिलान करना, उसके साथ चल पाना। वो मैच नहीं कर सकती इंडियन सिविलाइजेशन से, यानी भारतीय सभ्यता से उसका कोई मैच नहीं है, कोई मिलान नहीं है, कोई बराबरी नहीं है, जो कि क्या करती है, वो मटेरियलिटी को बढ़ावा न देने की बजाय मोरल बीइंग्स को बढ़ावा देती है, नैतिकता को बढ़ावा देती है। जब भारतीय सभ्यता की बात आती है तो यहाँ पर हम लोग संसारिकता को छोड़ करके, भौतिकवाद को छोड़ करके हम लोग नैतिक बातों को ज्यादा जोर देते हैं। तो गांधी जी इतनी दूर में इन सारी चीजों की बात कर रहे हैं। वीडियो के अगले पार्ट में हम लोग इस पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन हिंदी में समझेंगे। मिलता हूं मैं तुमसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, खुश रहो और कुछ नया सीखते हुए एक बेहतरीन दिन बिताओ।